We have begun the recording of the particular lecture. What we are going to be discussing today in one second. What we are going to be discussing in today's session per se is going to be illustration number 9 of your study material. Illustration number 9 particularly is important because illustration number 9 is about calculating your way to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना जरूरी है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया गया है, कौन सा अकाउंट दिया गया है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का डिटेल आपको दिया गया है। और अगर यहां से आपको जाना है, मतलब आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर से अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो क्या करना है? सबसे पहली बात ये बहुत ही क्लियर है कि अगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे रखा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर एनपीओ का कैश अकाउंट उन्होंने दे दिया है। आपको बेसिकली कैश सिस्टम से अब अक्रूवल सिस्टम में आपके अकाउंट्स को ले जाना है। सो व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू? रिसीट्स एंड पेमेंट्स का वो कौन सा भी हेड क्यों ना होने दो, आप पहले उसे यहां लिख दे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस कुड बी योर सैलरी पेड, दिस कुड बी सैलरी पेड, दिस कुड बी योर एक्सपेंसेस पेड, दिस कुड ऑल्सो बी योर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये कुछ भी हो सकता है। ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कोई भी आइटम हो सकता है जो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से पकड़ के यहां पे खींचना है। तो आपने इसे पकड़ के यहां पे लिख दिया। अब आपको इसे लेके कहां पे जाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको कैश बेसिस को एक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या ऐड करोगे? आप इसमें ऐड करोगे वो अमाउंट जो आपको ये साल में मिला नहीं, वो अकाउंट जो आपको ये साल में मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दैट अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपको रिसीव नहीं हुआ है और वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ऑब्वियसली लिखा गया नहीं है, पर उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेजर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको उसको यहां पे लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? आप फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे प्रीपेड और प्री रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड और प्री रिसीव्ड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। आप इसको क्या करोगे? इसमें ऐड कर दोगे, आई एम सॉरी, सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको। फिर आप इसमें क्या ऐड कर दोगे? आप ऐड करोगे प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल का जो प्रीपेड था वो ये साल का इनकम है। आई रिपीट, पिछले साल जो प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम आपको रिसीव हुए थे वो इस करंट पीरियड का इनकम है। तो उस करंट पीरियड के इनकम में वो सब्ज्यूम हो जाना चाहिए, तो इसके लिए वो ऐड होएगा। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आपने ये आइटम लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो आपको लास्ट ईयर कैश में मिला था। वो आपको कभी मिला था कैश में? लास्ट ईयर आपको कैश में मिला था। तो आप इसमें प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर को क्या करोगे? ऐड करोगे। उसी तरीके से आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, आप इसे जो भी कहना चाहिए। आप क्या कर दोगे? आउटस्टैंडिंग को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आउटस्टैंडिंग जब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग जब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके पास पूरा अक्रूवल बेसिस पे आ जाएगा और आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी हेड है उस इनकम का या एक्सपेंस का, आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको वो हेड यहाँ पे पूरा का पूरा मिल जाएगा। आई रिपीट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कोई भी आइटम क्यों ना दिया गया, उसे पहले आप लिख दीजिए। उसमें क्या ऐड कीजिए? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट। उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कीजिए? प्रीपेड और प्री रिसीव्ड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फिर क्या ऐड कीजिए? ऐड कीजिए प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर या फिर प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर आपको मिला था लेकिन वो परटेन इसके लिए करता है, करंट ईयर के लिए करता है, तो इसको करंट ईयर में ऐड करना जरूरी है। सब्ट्रैक्ट कीजिए आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर।
आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है, आपने उसे प्रीवियस ईयर में जोड़ा नहीं था, आपने उसे प्रीवियस ईयर में जोड़ा नहीं था, इसी वजह से आप उसे करंट ईयर में जोड़ देंगे। आप उसे क्या करेंगे, करंट ईयर में आप क्या कर देंगे अपने, यू आर गोइंग टू रिमूव इट आउट, बेसिकली यू आर गोइंग टू रिमूव इट आउट टू अराइव अपॉन योर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई बात समझ में? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? I hope so. I hope so. Now, take this discussion ahead. From receipts and payments, we can do the same thing for income and expenditure. Receipts and payments से लेके जाके हम ये same idea income and expenditure में कर सकते हैं। तो सपोज करो कि आपको दिया गया है income and expenditure, आपको क्या दिया गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है एग्जाम में, आपको इसमें से क्या बनाना है, आपको बनाना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आपको बनाना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सबसे पहले ये मान लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो भी वो हेड होगा, आप उस हेड को यहां पे लिख दें। वो इनकम हो सकता है, वो एक्सपेंस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर व्हाट इट इज, इट कैन बी इधर एन इनकम और इट कैन बी एन एक्सपेंस, इट डजेंट मैटर व्हाट इट इज। आपके कन्वीनियंस के लिए ये प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर, ये सारी चीजों को हटा देते, सीधा सीधा लिख देते कि आपका करंट ईयर है 2019-20। तो ऑब्वियसली आपका प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा, 2018-19। तो आपका नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, 2020-21। ये आपके 3 साल ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें जनरली एनपीओ के क्वेश्चंस स्प्रेड आउट होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको करंट ईयर का दिया गया है, विच पर्टेन्स टू द करंट ईयर, वो जो भी अमाउंट होगा वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स पे जाने के लिए? सबसे पहले आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019-20 विच इज योर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको मिला नहीं है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जबकि आपको कैश में मिला नहीं है, वो कैश में मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स का हिस्सा नहीं बन सकता, वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का हिस्सा नहीं बन सकता, इसीलिए आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरा, आप क्या करेंगे, आप इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से नेक्स्ट आइटम दैट यू आर गोइंग टू एडजस्ट इज गोइंग टू बी द प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर और द प्री रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर। देखिए, प्रीपेड हो या प्री रिसीव्ड हो, उसको आपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड हो या प्री रिसीव्ड हो, वो करंट पीरियड का ना इनकम है ना एक्सपेंस, वो अगले पीरियड का इनकम है, अगले पीरियड का एक्सपेंस है, वो करंट पीरियड का लायबिलिटी है या फिर करंट पीरियड का एसेट है। अपने को उसको यहां पे एडजस्ट करना है। तो जो प्रीपेड होगा, जो होगा प्रीपेड ऑफ 2020-21, that is of your next year, it will be added over. What will happen to that? It will be added over. Next, we will take into consideration less. Less what? We will subtract the prepaid of 2018-19, that is your last year. ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रीपेड है और ये ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ये प्रीपेड है, ये ऑलरेडी हमें मिल चुका है, इसीलिए इसे वापस रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड करके कोई मतलब नहीं बनता। ये प्रीपेड है, ये हम उसे ऑलरेडी पिछले साल में रिसीव कर चुके हैं, तो इस वजह से इसे करंट पीरियड के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड करना एक डबल रिकॉर्डिंग होगी, तो उसे सबसे पहले मैं निकाल देता हूं और मैं इसमें ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018-19 विच इज योर लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको ये साल में रिसीव होगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको ये साल में रिसीव होगा, तो इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द करंट पीरियड। ये जाके आपको मिल गया क्या, ये जाके आपको मिल गया रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कहां से मिल गया ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स? ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर से मिला है। You have gotten income and expenditure to come and sit on receipts and payments. Similarly, as a quick revision, can you get receipts and payments? Can you get receipts and payments to come and become your income
एंड एक्सपेंडिचर टू कम एंड बिकम योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो चलिए, व्हाट आर यू सपोज टू मेक? यू आर सपोज टू मेक ओवर हियर, ऑब्वियसली यू आर सपोज टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर. You are supposed to make income and expenditure. So where will you start from? You will start from obviously your receipts and payments. ये रिसीट भी हो सकती है, ये पेमेंट भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आपके ईयर्स यहाँ पे डिफाइंड है, वो सेम टू सेम ईयर्स मैं यहाँ भी ले रहा हूँ, सेम टू सेम ईयर्स यहाँ भी ले रहा हूँ. तो योर प्रीवियस ईयर इज 2018-19, your current year is 2019-20 and your next year is 2020-21. ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. अब इस रिसीट्स एंड पेमेंट्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ लेके जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई विल ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड द करंट ईयर इज 2019-20. आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर मैंने ऐड कर दिया. अब मैं क्या करूंगा? आई विल देन सबट्रैक्ट. What will I subtract? I will subtract the prepaid of 2020-21, which is your next year. नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड मैंने सबट्रैक्ट कर दिया. अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? मैं इसमें ऐड करूंगा प्रीपेड ऑफ 2018-19. ये था मेरा लास्ट ईयर. लास्ट ईयर का प्रीपेड मेरे इस पीरियड को परटेन करता है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया. नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड मेरे इस पीरियड का ना इनकम है ना एक्सपेंस है, मेरे इस पीरियड में तो वो एसेट लायबिलिटी बनेगा, तो मैंने उसको सबट्रैक्ट कर दिया. और फाइनली मैं सबट्रैक्ट करूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018-19, जो मेरा लास्ट ईयर है. आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018-19 pertains to 2018-19. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट पीरियड, तो मैंने उसको यहां से सबट्रैक्ट कर दिया है. और अब मेरे हाथ में जो फिगर बचती है, वो मेरे हाथ में बचती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर. व्हाट इज दिस? दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर. व्हाट इज दिस? दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स को मैंने लाके खड़ा कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के. दिस इज द होल फॉर्मेट, दिस इज द होल गेम दैट दे टेस्ट यू. इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आ सकता. हाँ, हमने एक आरटीपी का क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे याद है, इन क्लास वी हैव सॉल्व्ड इट लाइव. उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वो आपके साथ ही इन एनपीओ रिवीजन लेक्चर्स में यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी. अगर आपको इसके दौरान कुछ डाउट्स होंगे तो यस, पोस्ट इट इन द कमेंट्स. आप इसको वापस यूट्यूब पे देखोगे, पोस्ट इट इन द कमेंट्स, नो प्रॉब्लम, आई विल आंसर यू, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल. दिस इज इंपॉर्टेंट एट द प्रेजेंट मोमेंट. आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिखते हुए बैठने की जरूरत नहीं है. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले. एक कोई भी स्क्रीनशॉट ले लेगा, सब में सर्कुलेट करेगा तो भी चलेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले ले. अज्यूमिंग कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? द स्क्रीनशॉट इज टेकन. यस सर. किसी एक के पास भी स्क्रीनशॉट होगा, दैट्स मोर देन इनफ. किसी एक के पास भी होगा, दैट्स मोर देन इनफ. स्क्रीनशॉट ले ले, यू आर गुड टू गो. तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, वी हैव क्लियर्ड इट, राइट? We have cleared it. Now let's go to our previous tab. And now let's take a look at our question that we are supposed to solve. Let's take a look at the question that we are supposed to solve. Now, what does the question say? Here, in case if it is bothering you, the number here is 2000. This is 2000. Oh, one second. Okay, no. The question of bother does not arise. I hope it is clearly visible to everybody. आपको स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है? अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आप आपके स्टडी मटेरियल में से इलस्ट्रेशन नंबर 9 को ओपन कर सकते हो. वी आर गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन 9 टुडे. दैट इज व्हाट आवर सेशन इज अबाउट. नाउ इलस्ट्रेशन 9, स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. क्या दिया है मुझे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है. मुझे कौन सा अकाउंट दिया है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मुझे दे दिया गया है. तो इस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से मुझे क्या अचीव करना है? मुझे अचीव करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू व्हाट?
to income and expenditure account. Chalo, very good. We are given the receipts and payments account for the year ended March 31st, 2020. So our current year is 2019-20, which makes our last year 2018-19, which makes our next year 2020-21. आई बात समझ में? इतना सबको क्लियरली बैठ जाना चाहिए अब तक के, इसमें कोई भी डाउट्स मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए, इसमें अपने माइंड को शार्प रखें, इसमें से आपको डेटा इनफ मिलने वाला है 2 बैलेंस शीट्स बनाने के लिए और एक इनकम और एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट विच इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट, विच इज नथिंग बट अ कैश बैंक अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस, माय डियर फ्रेंड्स, इफ दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट पीरियड, ऑब्वियसली दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2018-19, मतलब 2018-19 की जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31st March 2019, जिसे हम हमारे लैंग्वेज में ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश बैलेंस ये रहा आपके सामने, आपको मिल चुका है 4820। सब्सक्रिप्शंस received in the current period are 28,600, miscellaneous income received in the current period is 700, and interest received on fixed deposit in the current period is 2,000. Salaries are 12,000. Rent and electricity is 7,220 paid. Library books paid for are 1,000. Magazines and newspapers paid for are 2,172. Sundry expenses paid for are 10,278. Sports equipments paid for are 1,000, and the closing balance is given to you. This is the closing balance of the cash account. This will obviously sit in the balance sheet of 2019-20। ये आपके कैश बैलेंस का उन्होंने आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। दिस इज योर कैश बैलेंस दैट दे हैव प्रोवाइडेड टू यू। नाउ फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर फर्निश्ड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 19 मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ये लास्ट ईयर और ये करंट ईयर की ब्रांडिंग भी आपने कर दी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये तीनों आपके एक्सपेंसेस हैं। देखिए, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स का क्या होता है, उसके सब्सक्रिप्शन होती है। हर रोज या हर हफ्ते या हर महीने आपको नया मैगजीन मिलता है, और न्यूज़पेपर तो डेली का आपको मिलते जाता है। न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी बुक्स में फर्क है। लाइब्रेरी बुक्स आप एक दफा खरीदते हो, न्यूज़पेपर आप रोज रोज खरीदते हो। तो न्यूज़पेपर समवेयर इज अ रेवेन्यू आइटम, whereas लाइब्रेरी बुक्स आर अ कैपिटल आइटम। तो लाइब्रेरी बुक्स ऑब्वियसली आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में जाके बैठेंगी, और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आपके योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाके ये बैठ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक आपके लिए एसेट है, पिछले साल भी एसेट था, ये साल भी एसेट ही रहेगा। इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन मतलब हुज ऑन द एफडी। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 है, ये साल का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पिछले साल 1263, ये साल 1575। प्रीपेड एक्सपेंसेस पिछले साल 417, ये साल हम लोग ने प्रीपेड किया 620। आपको दिए गए हैं बैलेंसेस ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड लाइब्रेरी बुक्स एज ऑन 31st March 2019। अगर ये बैलेंसेस माय डियर स्टूडेंट्स एज ऑन 31st March 2019 को है, तो ये ऑब्वियसली 1st April 2019 को भी तो ये 3 बैलेंसेस चल जाएंगे, ऑब्वियसली ये चल जाएंगे। तो ये आपके बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस आपको मिल चुके हैं। साथ साथ आगे क्या कहा जाता है, तो क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया हुआ नहीं है, कहां से करेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स है। कहां से करोगे डेप्रिसिएशन, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में नहीं आएगा, एब्सोल्युटली नहीं आएगा। कहां से आएगा बॉस, रिसीट्स एंड पेमेंट से कैश अकाउंट है, उसमें डेप्रिसिएशन लिखोगे क्या, पगला गए हो, पागल हो गए हो, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। डेप्रिसिएशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में काहे लिख रहे हो, एब्सोल्युटली अ सिन, डोंट डू इट। नेक्स्ट, क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे 20%, नॉट अ प्रॉब्लम, लेट्स गो अहेड। इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस, मतलब एडिशंस आल्सो हैव टू बी डेप्रिशिएटेड, मतलब कुछ तो परचेसेस है, उन्हें डेप्रिशिएट करना है।
if any during the लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड, लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लाइब्रेरी बुक्स का होगा रीवैल्यूएशन, उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, उसका होगा रीवैल्यूएशन। लाइब्रेरी बुक्स का होगा क्या, रीवैल्यूएशन होगा। प्लीज कीप दिस मच इन माइंड, प्लीज कीप दिस मच इन माइंड। लाइब्रेरी बुक्स का क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, लाइब्रेरी बुक्स का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, लाइब्रेरी बुक्स का क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा। क्या होगा, लाइब्रेरी बुक्स का रिवैल्यूएशन होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। नेक्स्ट, Ali, I'm requesting you, please don't turn off and on your video again and again. It's distracting me. Keep it on. It's absolutely okay. Otherwise, blur your background. Don't worry about it. Just focus on what I'm saying. You're turning it on and off. It's blinking in my eyes. Don't do it. Just keep it on or Actually, my phone is falling down continuously, so that's why. hold it like this. Yes. ठीक है? Okay. Now, the club's library books are revalued at 525. What do you want? Club's balance sheet as on 31st of March 2019. ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये क्या बन गया, ये बन गया क्लोजिंग बैलेंस शीट। दो बैलेंस शीट्स, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल आउट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ही एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पे क्या क्या 3-4 आइटम एट वन टाइम उड़ा देंगे। सैलरीज को उड़ा देंगे, रेंट को उड़ा देंगे, मैगजीन को उड़ा देंगे, सब्सक्रिप्शन को उड़ा देंगे, और ये जो है ना सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस को उड़ा देंगे। एक सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे, एक सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे जो हम अभी अभी वी हैव मेमोराइज्ड इट। देखें, यहां पे हम लिख देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स। यहां पे लिख देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब सबसे पहले किसको लेंगे, एक्सपेंस को लेते हैं। एक्सपेंस के बाद सैलरी को लेते हैं, सैलरी के बाद किसे लेते हैं, रेंट को लेते हैं, रेंट के बाद सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं, और सब्सक्रिप्शन के बाद मैगजीन को ले लेंगे। ठीक है, एक के बाद एक। अब हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया गया है करंट पीरियड, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019-20 which is the current year, then we will subtract the prepaid of 2020-21 which is the next year, we will add the prepaid of 2018-19 which is the last year, we will subtract the outstanding of 2018-19 which is your last year। आई बात समझ में? ये सिंपल एक ढांचा बना लिया है। अब इस ढांचे में उठा के सारे नंबर्स अपने को चिपकाने। इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल गो रॉन्ग इन योर एग्जामिनेशंस। ये आपका कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर मार्क्स, कीप दैट मच इन माइंड। शुरुआत करते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस को कितना हमने करंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स में देखा है, 10,278। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर एज फार एज एक्सपेंसेस आर कंसर्न। देखिए एक्सपेंसेस में कुछ भी आउटस्टैंडिंग मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे एक्सपेंसेस में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आ रहा है। सैलरीज, रेंट, मैगजीन, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड है मैं मानता हूं, पर क्या वो आउटस्टैंडिंग है, नहीं। फिर आ गया फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स। तो मेरे पास तो आउटस्टैंडिंग है नहीं, मेरे पास है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग के जगह प्रीपेड। तो देखिए, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर मेरे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर 1263 मुझे दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, ये 1263 मुझे नजर आ रहा है। इट इज प्रीपेड ऑफ व्हाट, लास्ट ईयर। इट विल बी, आई एम सो सॉरी, ये सब्सक्रिप्शन का मैंने कर दिया, आई एम सो सॉरी। उसके नीचे बराबर, उसके बराबर नीचे देखो, ये दिख रहा है मुझे 470। It is prepaid of last year. It is prepaid of last year. This one. This prepaid of last year will be added in our current dhacha. So add 417 over. We have prepaid of current year. मतलब prepaid of 2021. How much is that? 620. 620 will be subtracted. और आपके एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पे आएगा 10,075। 10,075। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपने कितनी भरी है, क्लियरली दिख रहा है 12,000 की सैलरी आप भर चुके। सैलरी में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 710, और करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग कितना है, 170।
सो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट पीरियड 170 यहाँ पे ऐड होगा, और आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना था 710, ये 710 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 11460। अब बात करते हैं रेंट की। रेंट कितना भरा आपने? 7220। रेंट कितना भरा? 7220 ये रेंट। अब इस रेंट में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 864, करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है 970, तो करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग इसमें जोड़ दीजिए 973 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 864। कितना है? 864। उसे यहां से सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दो उसको, तो आपके हाथ में कितना आ जाएगा? 7329, ये नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बिग बॉय की सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 28,600। कितना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड? 28,600। अब इस 28,600 में क्या क्या मुझे नजर आ रहा है सब्सक्रिप्शन के कॉलम में? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? इट इज 1575, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1263। माय डियर फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर विल बी सबट्रैक्टेड and outstanding of the current year will be added. So obviously this 1575 which is outstanding of the current year will be added over here, और 1263 जो outstanding of last year उसको मैं यहां से उड़ा दूंगा, तो मेरे हाथ में कितना बच जाएगा? 28,912 रुपया मेरे हाथ में बच जाता है। ये किसका बचा मेरे पास? ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन का बचा। अब फाइनली आते हैं मैगजीन पे। मैगजीन हम लोग ने कितने की खरीदी? मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 2170। आई होप इट इज विजिबल। 2172 की मैगजीन और न्यूज़पेपर हमने खरीदी। अब इस 2172 के अंदर से क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या प्रीपेड? करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है 340, करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है 340, और लास्ट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है 226। तो करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग 340 इसमें ऐड कर दीजिए, और लास्ट पीरियड का जो आउटस्टैंडिंग था 226, इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए। इसको मैंने इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। कितना बचा मेरे पास? मेरे पास बचता है 2286 रुपीज। ये करके मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5 आइटम्स के वर्किंग नोट्स मेरे पास एक ही झटके में बन जाते हैं। मैं मानता हूं कि वक्त लगा होगा इसे बनाने में। वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैं इतनी चटर पटर था, मैं इतना बोल रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में ये फॉर्मेट बनाएंगे तो थर्ड इसके अंदर आपकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए। ये क्या हो गया? ये फिलहाल हम लोग ने कवर किया है अभी तक के रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स ये जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया, इसके बाद हम चलेंगे अभी हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ। Working note number 2 is concentrated and directed only on your assets. Working note number 2 is concentrated and directed only towards your assets. मुझे यहाँ पे 3 अलग अलग assets इस क्वेश्चन में नजर आते हैं, और वो कौन से हैं? वो है फर्नीचर, वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, और वो है लाइब्रेरी बुक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्नीचर, थोड़ी जगह लिख के छोड़ के आई विल राइट डाउन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, और फाइनली I'll write down library books. Now my dear students, please pay attention, please pay attention. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, ये जो है ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ year ended 31st of March 2019. So will this be the opening balance of year ended 31st of March 2020? मतलब यही बैलेंस यहाँ पे 1419 को आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, उसे ही आना पड़ेगा। सो 9600, 7200 and 5000 are my opening balances of the current period. ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। So in furniture, what is the first thing that I will write down? The first thing that I write down in furniture with respect to its opening balances is going to be 9600. ये मैं लिखता हूं ओपनिंग बैलेंस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 7200, और मेरे लाइब्रेरी बुक्स का था 5000।
मेरे लाइब्रेरी बुक्स का था 5। अब देखते हैं क्या इस साल में कोई भी एडिशंस इनमें हुई है। एडिशंस मुझे कहाँ मिल जाएंगी? एडिशंस मुझे मिल जाएंगी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर। ऑन द पेमेंट साइड मुझे देखना है हैव आई पेड फॉर एनी एसेट्स। तो देखिए आई हैव पेड 1000 फॉर लाइब्रेरी बुक्स एंड आई हैव पेड 1000 फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आई हैव पेड 1000 फॉर लाइब्रेरी बुक्स एंड आई हैव पेड 1000 फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। इसका मतलब ये है कि मुझे ये दो आइटम्स मेरे करंट पीरियड में क्या करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली मुझे कैपिटलाइज इन्हें करना पड़ेगा। एड परचेसेस कैपिटलाइज्ड। परचेसेस कैपिटलाइज्ड में दोनों के पास इसमें नॉट एप्लीकेबल, इसको 1000 रुपया और इसको 1000 रुपया। अब मेरे पास मेरा डेप्रिसिएबल बेस आ गया। ये मेरा डेप्रिसिएबल बेस अब मेरे हाथ में आ गया। 9600 पे मैं डेप्रिसिएशन दूंगा और 7200 पे मैं डेप्रिसिएशन दूंगा। और यहाँ पे मैं 6000 को रीवैल्यू करूंगा। याद रखिए ये हो रहा है रीवैल्यू। ये जो 6000 हो रहा है, ये 6000 इज बीइंग रीवैल्यूड, इट इज नॉट बीइंग डेप्रिशिएटेड। इंस्टीट्यूट ने अपने मॉडल सॉल्यूशन में इसको डेप्रिसिएशन लिख दिया, तो सरासर गलत है। हम वैसा नहीं करेंगे, हम एक सेपरेट लाइन आइटम में उसको प्रेजेंट करेंगे। नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। अब इस पे क्वेश्चन क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन the closing balances, of course we are going to charge depreciation on the closing value of furniture is 10% and on sports equipment it is 20%। तो चलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20% का रेट, इस पे 10% का रेट। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा यहाँ पे? इधर आएगा 8200। ये लिखने में गलती हो गई है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके 8200। अब इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन 10%, इस पे मतलब ये 960 कटेगा और इस पे 20% मतलब 1640 कटेगा। क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा 8640 और अपने पास यहाँ पे बचा 6560। अब यहाँ पे हो रहा है इसका रिवैल्यूएशन। इसका रिवैल्यूएशन फिगर है 5250, जो आप यहाँ देख सकते। लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट 5250। मतलब 6000 की किताबें अब कितने की बन गई? 5250 की। मतलब 750 क्या है? 750 है रिवैल्यूएशन लॉस। 750 क्या है? 750 है रिवैल्यूएशन का लॉस। अब इसके बेसिस पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम कंफर्टेबली बना सकते हैं। तो लेट अस गो एंड मेक आवर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट टू बिगिन विथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, oh I'm sorry, income and expenditure account हमें बनाना है। We have to make the income and expenditure account. So let's put it down. What is the name of the NPO that we are dealing with? We are dealing with whom? Sports Writers Club, and we are making income and expenditure account. So we are in the books of Sports Writers Club. We are making income and expenditure account for the year ended 31st of March 2020. 31st of March 2020, we are making our income and expenditure account. Be very very careful when you are taking this into consideration. ये जो सारे headings है, ये सारे आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे obviously मेरे expenditures की total आ जाएगी, expenditures यहाँ पे, और मेरे incomes यहाँ amount। So let us begin first of all। जो मेरी वर्किंग नोट रेडी है, उस वर्किंग नोट को मैं फटाफट उठा के पोस्ट कर दूंगा। मेरे पास रेडी क्या क्या है? एक्सपेंसेस 10075, सैलरी 11460। तो एक्सपेंसेस पोस्टेड, सैलरी पोस्टेड, रेंट पोस्टेड, मैगजीन पोस्टेड, सब्सक्रिप्शन पोस्टेड। मेरे पास 5 पोस्टिंग अभी के अभी खड़े खड़े मुझे मिल गई। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। Sundry expenses are how much? 11,460.
वहां पे हमारे वर्किंग नोट में हमने रेंट कितना, ओ ओ ओ दीज आर सैलरीज, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दीज आर salaries 11,460. Rent is how much? 7,329. Our magazine expenses are how much? They are 2,286. Then we have sundry expenses. How much are our sundry expenses? Our sundry expenses are 10,007. All of this are posted from working note number 1, working note number 1, working note number 1 and working note number 1. ये सारा कुछ वर्किंग नोट नंबर 1. अब इनकम, इनकम में सबसे पहले मेरे पास है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन भी मैंने पुल आउट किया है वर्किंग नोट नंबर 1 से. जरा कितना है देख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन मेरा कितना था? 28,912. सब्सक्रिप्शन है मेरा 28,912. इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं. इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं. ये कितना है? 28,912. राइट. ओके. नाउ लेट्स पे अटेंशन. नाउ लेट्स पे अटेंशन. अगला, मुझे पता है कि मेरे पास मल्टीपल आइटम्स है पोस्टिंग के लिए, तो मैं उसे ले लूंगा डेप्रिसिएशन. I will calculate with me depreciation. Depreciation on what? Furniture. Working note number 2. How much is furniture depreciation? 960. And I will write down for sports equipment. Again from working note number 2. How much is depreciation on sports equipment? It is 1640. इसकी टोटल में लेता हूं. I will get 2,600. फिर मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन लॉस ऑन बुक्स. रिवैल्यूएशन लॉस ऑन बुक्स मेरा आता है 750. आपके इंस्टीट्यूट ने गलती ये की है कि दोनों को ऐसा साथ में जोड़ के उन्होंने लिख दिया. तो लिखना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए था, क्योंकि डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन लॉस इन अ प्योर चार्टर्ड अकाउंटिंग सेंस डज नॉट मीन द सेम थिंग. वो एक सेम आइटम नहीं होते, वो एक सेम आइटम नहीं है. तो इसीलिए ना प्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंस अगर मैं देखने जाऊं, अगर मैं एक प्योर सीए के सेंस में देखूं, तो रिवैल्यूएशन लॉस और डेप्रिसिएशन वो एक सेम चीज नहीं होते. सिंस वो सेम चीज नहीं होते, सिंस वो सेम चीज नहीं होते, हम क्या बोलते हैं? सिंस वो सेम चीज नहीं होते, हम यही कहते हैं कि हम उसे एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट रख देंगे. हम उसको क्या करेंगे? एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट रख देंगे. अब आगे बात, अब आगे चलते. नेक्स्ट, in this period, what all are the incomes that you can see? I beg your pardon? कोई कुछ कह रहा है? Anybody else do? डेप्रिसिएशन का गलत है शायद से कैलकुलेशन. Sorry, फिर से दोहराइए. हाँ जैद, दोहराइए. सर वो बोल रहा है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन गलत है शायद. डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन गलत है शायद. ओके, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन लेट अस रिविजिट. फर्नीचर 9,600, 10% डेप्रिसिएशन. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 8,200, उसके ऊपर 20%, 8,200 इंटू 20%, 1640. और ये जो है 750, इसको इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? इंस्टीट्यूट ने 960 प्लस 1640 प्लस 750 ऐसा करके 3,350 लिखा. अगर आप मॉड्यूल में देख रहे हो, अगर आप मॉड्यूल में देख रहे हो तो 3,350 की. हमने इन तीनों को अलग रखा है, क्योंकि इनमें से दो चीजें डेप्रिसिएशन है, जो मैं कब से बोल रहा हूँ. दो चीजें डेप्रिसिएशन है और एक चीज है रिवैल्यूएशन लॉस ऑन बुक्स है. तो अगर आप इन्हें जोड़ के लिख दे तो आप लिखेंगे 3,350 जैसे आईसीएआई ने लिखा है. और मैं नहीं मानता कि वो सही है, क्योंकि रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन अपने आप में सेम चीजें नहीं होती, अपने आप में वो सेम चीजें नहीं है. इसीलिए मैं उन्हें एक दूसरे से अलग अलग रखना चाहता हूं. आगे की बात, आगे की बात, आगे की बात. अब मैं हूं एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते. अब मैं हूं इनकम साइड पे. इनकम साइड पे मुझे मिसलेनियस इनकम दिख रहा है 700 और इंटरेस्ट और एफडी दिख रहा है 2,000. पहले उसको पोस्ट करना जरूरी है. मुझे क्या क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है मिसलेनियस इनकम.
700 और मुझे दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन एफडी 2000। अब ये इंटरेस्ट ऑन एफडी एक सेकंड, इंटरेस्ट ऑन एफडी 2000 कैसे आया? 2000 मेरा एफडी था 20,000 का, उसके ऊपर 10% मुझे इंटरेस्ट मिला, तो मुझे ये 2000 रुपए इंटरेस्ट ऑन एफडी का मिल गया। इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल लेता हूँ। डेबिट साइड की टोटल है 11,460 प्लस 7329 प्लस 2286 प्लस 10075 प्लस 2600 प्लस 750, इट इज 34,500। मेमोरी में डाल देता हूँ 28912 ऑन द क्रेडिट प्लस 700 प्लस 2000, ये आएगा मुझे 31,612। I am getting a loss of 2,888, so I am getting a buy deficit. I am getting a buy deficit of 2,888 on a total of 34,500. On a total of what? 34,500. ये क्या बन गया? ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया। आपको आपके एग्जाम में 3 चीजें पूछी गई है, तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट तो तब तक नहीं बना सकता जब तक कि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बन जाती। मैंने आपको लाइव लेक्चर में बोला था, मैंने आपको लाइव लेक्चर में दिखाया था कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए बगैर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। लेकिन वो अगर आप करोगे तो ये पकड़ लीजिए, ये 10 मार्क का अगर क्वेश्चन होगा तो आपके सीधे सीधे 3 मार्क यहाँ पे उड़ जाएंगे। 4 अगर इसके होंगे, 3 अगर इसके होंगे, 7 तो 3 मार्क्स इसके भी होंगे, या 2 मार्क्स तो होंगे ही होंगे इसके, कम अज कम। और अगर ये पकड़ के चलिए 12 मार्क्स का रहेगा तो और आपके मार्क्स जाएंगे। तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको ये बनाना ही पड़ेगा, आपको ये बनाना ही पड़ने वाला है। देयर इज नो एक्सक्यूज इन दैट। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का सारा लगने वाला डेटा ना यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को ना मैं यहाँ पे बनाऊंगा। देखिए प्लीज पे अटेंशन, मैं हूं इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब। ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ये होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2019। मतलब ये वही ओपनिंग बैलेंस शीट है जो मैं 1/4 के लिए 1/4/2019 के लिए यूज करूंगा। अब सीधा आंखें बंद और काम चालू। फर्नीचर, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी बुक्स 9,600, 7,200 और 5,000, ये जो यहाँ पे 3 आइटम दिख रहे हैं उसको वैसे का वैसा उठाऊंगा और उधर चिपका दूंगा ऑन दी एसेट साइड। तो चलिए सबसे पहले मैं एसेट साइड बना लेता हूं इसकी, एसेट्स अमाउंट्स। सबसे पहले क्या चिपका दूंगा मैं इसमें? फर्नीचर चिपका दूंगा। फर्नीचर एज आई सेड वाज 9,600। फिर क्या आएगा इसमें? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स मुझे याद है 5,000 था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स याद नहीं रह रहा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है 7,200। ये ऑब्वियसली 31st of March के नंबर है तो इस पे डेप्रिसिएशन कट के आया है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। अब मुझे चाहिए कैश इन हैंड, और ये कैश इन हैंड है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कैश इन हैंड क्या है? ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट विदाउट एनी डाउट। ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वो 4820। अब इस 4820 को मैं यहाँ पे घुसा दूंगा। यहाँ पे आ गया 4820, यहाँ पे आ गया 4820। अब मुझे एक एसेट दिख रहा है, जिसको ज्यादा हम लोग ने वैल्यू नहीं दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो वो बुरा मान जाएगा। तो उस एसेट को पहले हाईलाइट करता हूँ, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे। वो ये 20,000 का एफडी है। ये 31st of March को भी था, अरे रे, ये 31st of March को भी था, और ये हमारे साथ 31st of March अगले साल का भी, मतलब करंट ईयर का भी रहने वाला है। तो ये 20,000, तो ये 20,000 मैं यहाँ पे एफडी में लिख दूंगा। ये कितना है? 20। अब आगे चलिए, आगे मैंने ज्यादातर ऑलमोस्ट पूरी एसेट साइड पोस्ट कर दी है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें बाकी है जो टैलिंग अमाउंट्स का डिफरेंस हमेशा साबित हो सकती है। देखिए, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एफडी एसेट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट,
ये 3 आइटम्स मेरे लिए एसेट का हिस्सा है, ये 500, ये 1263 और ये 417। ये तीनों आइटम्स यहाँ पे पोस्ट हो जाना बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर मेरी एसेट साइड इज गोइंग टू स्टे इनकम्प्लीट। लेट अस पोस्ट। What are the 3 items that I said? First is interest accrued on FD. कितना था? 500 था interest accrued on FD. फिर था outstanding subscription. ये obviously last year का outstanding है। ये क्या है? ये last year का outstanding है। तो ये outstanding subscription कितना बनेगा? 1263 बनेगा। Next, prepaid expenses. Next क्या है? Prepaid expenses 417। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 417। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हमने डाल दिया। अब हमने हमारा पूरा एसेट साइड बेहद अच्छी तरीके से पोस्ट कर दिया है। इसमें कोई भी बात अधूरी, कोई भी कॉन्सेप्ट रह नहीं गया, सारा का सारा पोस्टिंग यहाँ पे हो गया। अब अगर हम इसकी टोटल करें तो इसकी टोटल आपको मिल जाएगी, इट विल बी 48,800। इसकी टोटल आएगी 48,800, सारे आइटम्स पोस्टेड। अब हमें आना है लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा? ये 3 आइटम आएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और ये न्यूज़पेपर। 710, 864, 226। तो चलिए यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या पोस्ट करना है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे पास? मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज आई सेड, सैलरी 710, रेंट 864 आई थिंक, 864 एंड मैगजीन्स कितने हैं? मैगजीन मेरे पास 226 का है, इसका टोटल मेरा आता है 1800। इसके अलावा लायबिलिटी साइड पे लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मेरी पोस्ट हो चुकी है। एक बार ध्यान देंगे, इन 3 चीजें, सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मैगजीन पोस्ट हो गया, एफडी पोस्ट हो गया, इंटरेस्ट पोस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन पोस्ट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस पोस्ट कर दिया, फर्नीचर से लाइब्रेरी, सब कुछ उड़ा चुका हूं। मेरे पास अभी पोस्ट करने के लिए इस ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं है सिवाय इसका टोटल लेके इसे क्लोज करना। तो अगर इसका टोटल 48,800 सही है और 1800 का टोटल सही है तो मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड 47,000 आ जाएगा। ये मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड 47,000 का मैंने एस्टेब्लिश कर लिया। अब इस 47,000 के ओपनिंग कैपिटल फंड को एस्टेब्लिश करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचता है, और वो जो एक काम मेरे पास बचता है वो है करंट पीरियड की बैलेंस शीट को बनाना। वो है करंट पीरियड की बैलेंस शीट को बनाना। ध्यान दीजिएगा, करंट पीरियड की बैलेंस शीट होगी इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब। In the books of Sports Writers Club, we are looking at the balance sheet as on 31st of March 2020. बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020 की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग पोस्टिंग्स करके रख देता हूं, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो चलिए सबसे पहले जो इजीएस्ट है उसको पोस्ट कर देते हैं। अब एक बात को ध्यान दीजिए, एक बात को गौर से सुनिएगा। ये जो आपको यहाँ पे एसेट्स के बैलेंसेस नजर आ रहे हैं, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, क्या ये डेप्रिसिएशन के पहले के या डेप्रिसिएशन के बाद के? ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन के बाद के। कभी क्या है ये डेप्रिसिएशन के बाद के बैलेंसेस है। मतलब ये बैलेंसेस आप ऐसे के ऐसे उठा के, ये बैलेंसेस आप ऐसे के ऐसे उठा लिख देंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर। सो 8640, 6560 and 5250 आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अवे टू योर क्लोजिंग बैलेंस शीट्स। और इसमें आप पोस्टिंग रेफरेंस आप दे सकते हैं। सबसे पहले है फर्नीचर। फर्नीचर की आपकी अमाउंट है, फर्नीचर की आपकी अमाउंट है 8640। फर्नीचर के बाद आपका आएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की आपकी अमाउंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट इज 6560, 6560 ही है ना? हाउ मच इट इज? 6560। ये क्या आएगा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ये क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। फिर आएगा लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स की आपकी वैल्यू है 5250। लाइब्रेरी बुक्स की आपकी वैल्यू है 5250। लगे हाथ यहाँ पे 10% एफडी को भी पोस्ट कर दो, आपको वैल्यू याद होगी, वो 20,000 का 10% एफडी। लगे हाथ कैश इन हैंड भी पोस्ट कर देंगे, क्यों? कैश इन हैंड का अमाउंट रेडीमेड अवेलेबल है। ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स है। अगर ओपनिंग बैलेंस में आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखते हो कैश इन हैंड में, तो क्लोजिंग बैलेंस में आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स आप लिख दोगे, कॉमन सेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स यहाँ पे कितना है? इट इज 2450। ये मुझे यहाँ पे नजर आता है 2450, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2450। तो मैंने अभी क्या क्या पोस्ट किया? अभी तक आई हैव पोस्टेड फिक्स्ड डिपॉजिट, आई हैव पोस्टेड फर्नीचर, आई हैव पोस्टेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आई हैव पोस्टेड लाइब्रेरी बुक्स, कैश इन हैंड आल्सो आई हैव पोस्टेड। क्या मेरे पास कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे पास ये दो आइटम्स है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे पास कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर मेरे पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पर अब ये नोट करते हुए, ये करते हुए मैं आपको आपके बनाए हुए नोट पे लेके जाऊंगा, क्योंकि आपका बनाया हुआ नोट सारे डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करता है। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा और इस बात को मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, ये बैलेंस शीट में एसेट बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% यस। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ये बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा कि नहीं जाएगा? आप मुझे बताइए। ऑफ कोर्स जाएगा, और कहा जाएगा। उसी तरीके से मैगजीन आउटस्टैंडिंग, ये भी करंट पीरियड के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाने वाला आइटम। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाने वाले मुझे यहाँ पे तीन आइटम्स क्लियरली दिख गए, 170, 973 एंड 340, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन मेरे पास एक्सपेंसेस में ना प्रीपेड का फंड है, मेरे पास है प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है? मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए। मैंने क्या दिए है? मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए है। इन 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम्स का अब मुझे सीधा सीधा पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे क्या जाएगा? करंट पीरियड के जितने भी आउटस्टैंडिंग है, करंट पीरियड के जितने भी आउटस्टैंडिंग है, वो लायबिलिटी साइड पे जाके बैठ जाएंगे। करंट पीरियड के आउटस्टैंडिंग में क्या क्या है? सैलरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी। रेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी। मैगजीन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग, एसेट। सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग, एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, एसेट। ये सारी पोस्टिंग अब मुझे बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटी साइड पे जाकर के करनी होगी। ये जो मैंने यहाँ पे एसेट लायबिलिटी किया है, ये जो मैंने एसेट लायबिलिटी किया है, इसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट आपके बहुत काम में आएगा, क्योंकि ये पूरी इस वर्किंग नोट का फलसफा आपके सामने रख देता है कि क्या कहाँ चला जाता है आपके पोस्टिंग के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दैट मच इन माइंड। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं ताकि मैं आगे जाके मेरी पोस्टिंग जो है यहाँ पे हैंडल कर सकूं। अब मेरी पोस्टिंग में क्या क्या आएगा, जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल फंड। मुझे पता है कि वो 47,000 का है, और मुझे पता है कि करंट ईयर में डेफिसिट हुआ है, इट इज ऑफ 2888। मैं इसका ना कहानी उड़ा के रख देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा? 45 माइनस 888, कितना बन गया? 44,112। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब मेरे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। क्या क्या है आउटस्टैंडिंग? सैलरी, रेंट एंड मैगजीन। सैलरी मेरे पास कितने की आउटस्टैंडिंग है? 170। रेंट मेरे पास कितने का आउटस्टैंडिंग है? 973। और मैगजीन मेरे पास कितने का आउटस्टैंडिंग है? 340।
सबकी टोटल बन के हो जाती है 1483। इसके अलावा मेरे पास बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखने के लिए और कुछ भी नहीं है। मेरी सारी पोस्टिंग हो चुकी है सिवाय एक चीज की, वो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, जो दोनों पीरियड्स के लिए 500 रुपए था। मेरे मेमोरी में बैठ गया है, आपको दिखा दूं, वो यहाँ पे है, ये रहा वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये 500। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ये 500 हो गया आउटस्टैंडिंग, तो इसे यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो इसे यहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट पीरियड इज 1575 और प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर द करंट पीरियड आर 620, जो हमने वहां पे मार्किंग की थी। इसके साथ द बैलेंस शीट इज इन अ पोजिशन ऑफ गेटिंग टैलीड। Let us tally liability side 44,112 plus 1483, which is 45,595. And over here 8640 plus 6560 plus 5250 plus 20,000 plus 2450 plus 1575 plus 620 plus 500. Your answer is again 45,595. इसके साथ आपकी पूरी बैलेंस शीट हैज बीन टैलीड। यू आर कंप्लीटली रेडी टू गेट 10 or 15 or 12 out of 12, whatever it is that this exam question will come for. I would like to convene with you a very quick revision of this particular question. I would like to convene a very quick revision of this particular question with you. अब इस क्वेश्चन में है क्या, इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये क्वेश्चन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स में से निकल के मुझे कहाँ जाना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स में से निकल के मुझे जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर। तो ऑब्वियसली मुझे मेरा एक फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए, जो हम लेक्चर के शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। वो फॉर्मेट क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स से मुझे कहाँ पे जाके खड़ा होना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स होंगे उसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड होगा, प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर सब्ट्रैक्ट होगा, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर ऐड होगा और आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर सब्ट्रैक्ट होगा। ये सारे अमाउंट्स हम इसमें भरते हुए चले जाते हैं, और यहाँ पे हमें हर एक आइटम में से बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैलेंस शीट एसेट मिल जाता है। यहाँ पे देखना जरूरी है कि ये जो आपके बैलेंसेज है 2019 के, इसमें से क्या आप ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये सारे आपके एसेट्स आ गए, ये आपका लायबिलिटी, ये आपका लायबिलिटी, ये आपका लायबिलिटी एसेट, और ये भी आपके एसेट में चला जाएगा। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट आपने यहीं पे खड़ी कर दी। सिर्फ एक अहम चीज इसमें भूलिएगा मत, रिसीट्स एंड पेमेंट्स का सम है, तो ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश बैलेंस है 4820। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर यू आर गिवन रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट जो आप ओपनिंग बनाते हो उसमें चला जाता है एज कैश इन हैंड, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये वाला, ये क्लोजिंग बैलेंस आपकी जो बैलेंस शीट क्लोजिंग बनाते हो उसमें कैश इन हैंड में चला जाता है। ये इसका सबसे अहम पॉइंट है। अब इसी डेटा से हमने क्या बना लिया, हमने हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट को यहाँ पे पूरी तरीके से प्लॉट कर दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी प्लॉट हो रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी प्लॉट होती है, किसके लिए प्लॉट होती है? प्लॉट होती है ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए। ओपनिंग कैपिटल फंड में क्या जाता है? ओपनिंग कैपिटल फंड में करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स का नेट होगा उसकी एक इंपैक्ट जाती है। वर्किंग नोट नंबर 1 आप जब ध्यान से करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ी देर में, मेरे हिसाब से समवेयर इन अबाउट हाफ एन आवर और 40 मिनट्स दिस विल बिकम लाइव ऑन यूट्यूब, राइट? जब आप इसे देखेंगे तभी आप वर्किंग नोट नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हो। सारे नंबर्स आपके सामने आ गए। डेप्रिसिएशन की नोट अहम इंपॉर्टेंट थी। ओपनिंग बैलेंसेस जो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में थे, ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे पहले पोस्ट हो, ये रहे आपके ओपनिंग बैलेंसेस। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में से वो सारा डेटा ढूंढा जो आपने एसेट्स खरीदने में लगा दिया। ये 1000 रुपए की एसेट, ये 1000 रुपए की एसेट, ये बन गया डेप्रिसिएबल बेस हर एसेट का। लेकिन याद रखे इस पे डेप्रिसिएशन नहीं है, इस पे रिवैल्यूएशन पर। तो डेप्रिसिएशन इस पे मैंने 10% लगा दिया फर्नीचर पे, और ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उस पे मैं 20% लगा दूंगा, तो ये काट दिया। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने वाले ये सारे नंबर्स, और ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में
ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेरे डेबिट साइड पे जाके बैठ जाएंगे। तो ये मेरे डेबिट साइड पे बिठा दिए। यहाँ पे मैं काफी बार कह चुका हूँ कि इंस्टीट्यूट ने तीनों की टोटल साथ में दिखा दिए। तीनों की टोटल साथ में दिखाना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि दो है डेप्रिसिएशन, एक है रिवैल्यूएशन। तो उसकी टोटल जो है साथ में ना दिखाए तो इट विल बी एक्यूरेट। तो ये इसकी टोटल आपने यहाँ पे कर दी सेपरेट रख के। आप फिर भी अगर आपको जिद्दी यानी इंस्टीट्यूट ने किया है, इंस्टीट्यूट ने कूदा तो मैं भी कूदूंगा, तो लिख दो भाई फिर इधर 3350 आप लिख सकते, ठीक है। इसके बाद वी गो टुवर्ड्स दी क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी कोई जान बचती नहीं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कोई गुदा बचता ही नहीं है, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 में से ऑब्वियसली करंट पीरियड के सारे लायबिलिटीज और एसेट्स के फिगर्स हमें मिल जाएंगे। ये सारे हमें वर्किंग नोट नंबर 1 में से मिले। ये सारे हमारी वर्किंग नोट नंबर 1 की मेहरबानी है। ये सारी वर्किंग नोट 1 की मेहरबानी है, और ये हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 की मेहरबानी है। ये हमें मिल गया, ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से मिला, और इंटरेस्ट ऑन एफडी एक केला ऐसा आइटम, कहते हैं ना कल्ला अकेला आइटम था, जिसको हमने ढूंढा डेटा में से और यहाँ पे पोस्ट किया, और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स यहाँ पे पोस्ट हो गया। इसी के साथ 10-12, मेरे को नहीं लगता है इसमें 15 मार्क्स का पोटेंशियल है इस क्वेश्चन में, लेकिन वो 10 हो या 12 हो, ये मार्क्स आपके जेब में आ गए हैं। Anybody has any doubts, they are free to ask. Anybody has any questions, they are free to ask.